आयकर अधिकारियों ने ये सूचना मिलते ही विचार विमर्श शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास था कि झूठ के पैर नहीं होते और वे निश्चित रूप से कोई प्रमाण जुटा लेंगे जिससे आवेदन पत्र वाली बात गलत साबित हो जाए। प्रमाण जुटाने का जिम्मा ठाकुर को सौंपा गया। उनके पास आस्था और आत्मविश्वास था और सत्य का संबल। उन्होंने सोचा कि ऐसे प्रमाण जुटाने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि एससी 18 नवंबर के इंदौर में नहीं बल्कि बंबई में था। सबसे पहले एससी जहां से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था वहां जांच की गई थी कि 18 नवंबर की तिथि में उसने वहां कोई क्रेडिट वाउचर पेट्रोल लेने के लिए सही तो नहीं किया। भाग्य ने साथ दिया और एक क्रेडिट वाउचर मिल गया जिस पर 18 नवंबर के एसएससी के हस्ताक्षर हुए थे। बस फिर क्या था, हिम्मत और शक्ति अपने आप आ गई। इसके बाद उन 2 पोस्ट ऑफिसों में जांच की गई जिनके अंतर्गत एससी का घर और कार्यालय पड़ता था। दोनों ही पोस्ट ऑफिसों से एक सवेरे की डाक और दूसरी अपराह्न की डाक से रजिस्टर चिट्ठियां प्राप्त करने के 18 नवंबर के उसके हस्ताक्षर प्राप्त हुए, जिससे ये और सिद्ध हो गया कि एससी 18 नवंबर को बंबई में था, इंदौर में नहीं। जब ठाकुर ने सरकारी वकीलों को ये बात बतलाई तब उन्होंने सलाह दी, ये प्रमाण अच्छे तो हैं किंतु 100% केस को जिताने में संभवतः काम ना आ सके। कोई ऐसा प्रमाण और मिलना चाहिए जिससे यह पूर्ण रूप से साबित हो सके कि आवेदन पत्र 18 नवंबर को नहीं बल्कि मई में ही दाखिल किया गया है। अब फिर समस्या सामने आ गई। कठिनाइयां और परेशानियां मनुष्य को अधिक सोचने के लिए विवश कर देती है। रिजर्व बैंक से पता लगाया गया कि नवंबर और मई के बीच रिजर्व बैंक ने गोल्ड बॉन्ड के आवेदन पत्र कब छपवाए थे। पता लगा कि नवंबर में जो फॉर्म प्रचलित थे वह पहली बार अक्टूबर में छपवाए गए थे और दोबारा फॉर्म अप्रैल में छपवाए गए थे। रिजर्व बैंक से दोनों तिथियों के प्रमाण पत्र ले लिए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में एसएससी का जो आवेदन पत्र बैंक में था उस पर प्रिंट लाइन अप्रैल की थी, जबकि वह अक्टूबर की होनी चाहिए थी। मैंने ठाकुर से पूछा कि आप लोग जो जांच पड़ताल करते हैं, इंदौर से जो कुछ पता लगा उसकी खबर उस व्यक्ति को कैसे हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एक अधिकारी एसएससी से मिला हुआ था। वह सारी जांच पड़ताल की खबर उसे तत्काल पहुंचा देता है, ऐसा ठाकुर ने बताया। मैंने पूछा, आज जो फोन आया उसे सुनकर आप बहुत विचलित दिखाई पड़ रहे थे, क्या बात थी? फोन हमारे एक विश्वस्त व्यक्ति का था। वह एसएससी के बहुत करीब का आदमी था, इसलिए उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। वह हमें यदा कदा इस तरह की सूचनाएं देता रहता है कि आगे एसएससी से कौन सी चाल चलने वाला है या हमारे प्यादे के सामने उसका कौन सा मोहरा पढ़ने वाला है, ठाकुर ने बताया। मैंने कहा, यह वही व्यक्ति तो नहीं है जो उस दिन आपके ऑफिस में बैठा था जब मैं ऑफिस से लौटते समय आपकी ऑफिस आई थी। ढीला ढाला एक व्यक्ति, काइयां सा लगता हुआ, चश्मा लगाए, और जिसे देखकर मैंने कहा था कि ये आदमी ठीक नहीं मालूम पड़ता। हाँ, वही व्यक्ति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है एसएससी का। वही फोन पर बता रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में जो खोजबीन और जांच पड़ताल हम कर रहे हैं उसके बारे में सेठ को पता लग गया है। मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, कहा भी, कैसी खोजबीन, क्या कह रहे हैं आप? पर उसे तो सब जैसे पता ही था, ठाकुर ने बताया। मैंने कहा, आप तो हलो हलो करते ही रह गए, फोन बीच में ही कट गया। हाँ, पर उसके पहले उसने बता दिया था कि साहब आप ना बताना चाहें तो ना बताएं, पर एक बात मैं आपको बताना अपना धर्म समझता हूँ। सेठ कल सुबह इंदौर पहुँच रही हैं। वहाँ जो गलत फॉर्म पर गोल्ड बॉन्ड का एप्लीकेशन है वे उसे बदलने की कोशिश करेंगे। बस इसके बाद फोन कट गया।
सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी और उसे नकारा नहीं जा सकता था। जिन वस्त्रों में ठाकुर लेटे हुए थे, उन्हीं वस्त्रों में कुरुविला जी के घर चल दिए। मैं सोचती रही कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं है, कहीं वह व्यक्ति डबल रोल तो नहीं खेल रहा, कहीं ये सारा खेल अधिकारियों को फंसाने के लिए तो नहीं खेला जा रहा है। इसी उधेड़ बुन में पड़ी मैं इंतजार करती रही कि कब ठाकुर वापस आए और वस्तु स्थिति का पता चले। करीब 4 बजे शाम को ठाकुर वापस आए और आते ही फैसला सुना दिया। अभी अभी इंदौर जाना है, ठाकुर ने बताया, और कोई उपाय नहीं है। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये है कि इंदौर स्थित आयकर अधिकारियों को सूचना दे दी जाए कि वे सुबह होते ही बैंक पहुंच जाएं और किसी भी हालत में एसएससी के फॉर्म को न बदलने दें। किंतु इस निर्णय को कार्यान्वित करने में एक कानूनी अड़चन आ रही है कि जब तक अधिकारियों के पास बैंक के कागजात, सर्च और जब्त करने का अधिकार पत्र, सर्च वारंट ना हो, तब तक वो अधिकारी हो सकता है कि इस निर्देश को पूरा न कर सके। सर्च वारंट केवल आयकर आयुक्त ही दे सकता है और इन दिनों इंदौर में कोई आयकर आयुक्त नहीं है। दूसरी बात, जिस आयुक्त का केस होता है, सर्च वारंट वही दे सकता है। मैंने इन्हें अपनी आशंकाएं बताईं, पर उनका कहना था, प्रयत्न करना मनुष्य की अनिवार्य नियति है, भय तो केवल कल्पना प्रसूत होता है। शतरंज की सभी चालों को समझकर मोहरों से खेलना ही असली खेलना है। सामने वाला किस स्थिति में क्या करना चाहता है, ये पता होने पर भी उस स्थिति में अपने को ढालने से अगर दूसरा सोचता है कि वह सफल हो जाएगा, तो वह भी करके देख लेने में क्या हर्ज है। ठाकुर ने बताया कि कुरुविला जी ने सर्च वारंट 1 मिनट में ही तैयार कर दिया है, किंतु कठिनाई ये है कि इस वारंट को इंदौर कैसे पहुंचाया जाए। बंबई से उन दिनों कोई हवाई जहाज इंदौर नहीं जाता था। ट्रेन से जाने में 24 घंटे से अधिक का समय लग जाता था। तब तक तो चिड़िया दाना चुगकर उड़ भी जाती। केवल एक ही रास्ता था कि कार से तुरंत इंदौर के लिए रवाना हो जाया जाए। इंदौर की दूरी करीब 371 मील थी और ये दूरी रात भर में ही पूरी करनी थी। जितना मैं अपने पति को जानती थी, मुझे पूरा विश्वास था कि उन्होंने कुरुविला जी से कहा होगा कि वह स्वयं इंदौर जाएंगे। कार से इतनी दूर का सफर, और वो भी रात भर चलकर, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आने लगा। किंतु मना करने से कोई लाभ नहीं था। ठाकुर मानने वाले नहीं थे। मैंने एक बात जरूर जोर देकर कही कि अकेले ना जाएं, अपने साथ 2-3 और ऑफिसर्स को भी ले जाएं। G.H. केसवानी सामने ही आयकर बिल्डिंग में रहते थे। केसवानी में बाकी गुण तो थे ही, वे कार चलाने में भी माहिर थे। अकारण खतरा मोल नहीं लेते थे और कार के कल पुर्जों के बारे में भी उनकी जानकारी अच्छी थी। बाकी के 2 अफसर M.L. वधावन और S.V. सुब्बाराव थे। वधावन पंजाबी ऊर्जा से युक्त थे, सुब्बाराव विपरीत परिस्थितियों में धैर्य ना खोने वाले। तय हुआ कि शाम को 6 बजे रवाना हुआ जाए और अपनी फेट कार से ही जाया जाए। हमारी फेट गाड़ी नई थी और कुछ महीनों पहले ही आई थी। उत्साह के अतिरेक में ठाकुर ने एक काम जो किया, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने अनेक कुशंकाओं को जन्म भी दिया, किंतु उस समय मैंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। वे घर से निकलने वाले ही थे कि उस विश्वसनीय व्यक्ति का पुनः फोन आया। उसने फिर बतलाया कि फॉर्म बदलने की सारी योजना तय हो चुकी है और यदि सुबह तक आप लोग उस पुराने फॉर्म को अपने कब्जे में नहीं लेते हैं तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठाकुर को लग रहा था कि लक्ष्य अब मुट्ठी में ही है और इसी रौब में उसे बता दिया कि इसी क्षण वे लोग इंदौर रवाना हो रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। बस यही बात मुझे खटक गई। इन लोगों का पहला पड़ाव नासिक था। वहां मेरी स्कूल की समय की सहेली
सरोज रहती थी। एक बार जब वह बंबई आई थी तब वह बाकी के उन 3 लोगों से मिल भी चुकी थी। तय हुआ कि नासिक में उसी के यहाँ पहुंचकर खाना खाया जाए और फिर आगे की दूरी तय की जाए। उस पूरी रात मैं सो न सकी। नाना प्रकार की चिंताएं सिर उठाए रहीं। कैसे वह रात उसके बाद के 24 घंटे बीते, सोचकर आज भी आंखों की नींद उड़ जाती है। बार बार सोचती, पता नहीं वहां ठीक से पहुंचे कि नहीं, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। उन लोगों को तो चलने का समय तक पता चल गया है। उनकी चालों को नाकाम करने जा रहे हैं, तो क्या वे भी नकारा बैठे होंगे? जैसे मकड़ी जाला बुनती है, फिर उसमें से निकलने का मार्ग ढूंढने की कोशिश में और जकड़ जाती है, वैसा ही मेरे साथ हुआ। एक शंका दूसरी कुशंका को जन्म देती और मैं कमरे में चक्कर लगाने लगती। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। 4 दिन बाद जब वापस लौटे तो खबर मिलते ही दौड़कर बालकोनी से झांका और देखा कि हमारी गाड़ी का हुड बुरी तरह टूटा हुआ है, किसी तरह लटक भर रहा है। लोग चारों ओर से गाड़ी को घेरे खड़े हैं। हमारी नई गाड़ी इतनी टूट फूट चुकी थी कि अब एंटीक नजर आ रही थी। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया कि गाड़ी का जो हुआ सो हुआ। सब लोग कुशलता पूर्वक वापस तो आ गए। दूसरे दिन मैं वधावन, केशवानी और सुब्बा राव जी से अलग अलग मिली, ये जानने के लिए कि आगे का घटनाक्रम क्या रहा और कैसा रहा। पर उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद का समय दिया। तब तक अखबारों में सब कुछ छप चुका था, पर अंदरूनी कहानी किसको मालूम थी। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कैसे, पूछने पर ठाकुर ने तथा अन्य लोगों ने जो बताया, उसके आधार पर टुकड़े टुकड़े जोड़कर जो कहानी बनी वह इस प्रकार थी। नासिक पहुंचते पहुंचते रात्रि के 9:30 बज चुके थे। शरीर और गाड़ी दोनों को ही भोजन पानी की जरूरत थी। मिनटों में तिवारी महल पहुंच गए। अचानक आया देखकर, और वह भी अकेले नहीं, साथियों के साथ, सरोज को आश्चर्य तो हुआ ही। क्यों और कैसे आए? स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की, किंतु उसे ब्लफ कर दिया गया। अचानक आए जीजा की खातिरदारी में ज्यादा पूछताछ करना भूल वह रसोई के इंतजाम में जुट गई। काफी जल्दी करने के बावजूद नासिक से निकलते निकलते रात्रि के 11 बज गए। आगे की दूरी तय करने के लिए ठाकुर ने स्टीयरिंग संभाल ली थी। निस्तब्ध सघन रास्ता, रात के अंधेरे में यदा कदा गूंजती जंगली जानवरों की आवाजें, छोटी फिएट गाड़ी में लंबे रास्ते का सफर, सब कुछ उपाय करके भी यदि समय पर ना पहुंचे तो काफी तकलीफदेह स्थिति थी। एक और अनजाना भय भी मन को कुरेद रहा था कि चलते समय उस व्यक्ति का फोन क्यों आया। क्या यह चेक करने के लिए कि इंदौर रवाना हो रहे हैं या नहीं। अपनी गलती का भी एहसास कि अपने जाने की सूचना उसे दे दी। मन बार बार आक्रांत हो उठता, किंतु फिर इधर उधर की बातें करके मन को भयरहित करने का प्रयत्न करते, क्योंकि भय मनुष्य को कमजोर बना देता है और कमजोर व्यक्ति जीत नहीं पाता। गाड़ी की गति को बढ़ाया नहीं जा सकता था। पहाड़ी इलाका जो था, दोनों ओर खड्ड। पीछे की सीट पर बैठे थे सुब्बा राव, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे। जैसे ही सामने से आते किसी ट्रक की आंखें देखते निर्देश देने लगते, गाड़ी किनारे करो, गति धीमी, चांस नहीं लिया जा सकता। मेरी हिदायत भी ठाकुर को बार बार याद आ रही थी। गाड़ी के मामले में केसवानी की बात सुनना, तुम गाड़ी बहुत तेज चलाती हो। इस प्रोसेस में गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी। समय बहुत लगता जा रहा था। इतने में सामने एक पेट्रोल पंप दिखाई पड़ा। तय किया गया कि वहीं रुककर कार की टंकी को पूरा भरवा लिया जाए। फिर पता नहीं पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर मिले। गाड़ी रोकी, मुश्किल से पेट्रोल पंप वाले को जगाया। वधावन और सुब्बा राव जी इधर उधर टहलने लगे। इधर गाड़ी की टंकी फुल होने लगी।
तभी अचानक केसवानी ने सबका ध्यान एक जीप की ओर आकर्षित किया। जीप मैन सड़क पर पेट्रोल पंप से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और उसमें कुछ व्यक्ति बैठे थे। ये जीप इतनी रात गए वहां क्यों खड़ी है? जब यहाँ पहुंचे थे तब जीप वहां थी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीप काफी दूर से पीछा कर रही है। मेन सड़क पर लाइट बंद करके जीप का खड़ा होना कुछ समझ में नहीं आया। सोचा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। आपस में बहस चल रही थी कि जीप चल दी। जीप को काफी दूर तक, जहां तक दृष्टि जा सकती थी, जाते हुए देखते रहे। ये भी सोचा कि शायद संदेह गलत था। वे भी या तो कोई मुसाफिर थे या खोजी। ठाकुर ने बताया इस बार दूसरे साथी ने स्टीयरिंग संभाली। मैं उसकी बगल में बैठ गया। पीछे सीट पर सुब्बाराव और वधावन। रात बढ़ चुकी थी और गर्मी कम होने लगी थी। केसवानी ने मुझे सुझाया कि सभी इसी प्रकार रात भर जागते रहे तो सुबह काम करने में बड़ी परेशानी होगी। विशेष रूप से तीनों साथियों ने मुझे सो जाने के लिए कहा, क्योंकि दूसरे दिन की पूरी तलाशी का नेतृत्व मुझे ही करना था। पता नहीं बातों बातों में कब मेरी आंख लग गई। अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए, मेरे अवचेतन मन को झकझोरते हुए एक आवाज सुनाई दी, ठाकुर उठो, तुम फंस गए हो। मेरी आंखें तो पहले ही खुल गई थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सेकंडों में हम गाड़ी के बाहर थे। सामने विशालकाय ट्रक के अजगर जैसे मुंह में फंसी मेरी गाड़ी, संकरा पहाड़ी रास्ता, दूसरी ओर एवरेस्ट की ऊंचाई को लीलता हुआ गहरा गड्ढा। ये तो केसवानी की सूझबूझ, तत्परता तथा सावधानी थी जिसने एक बड़ी दुर्घटना होते होते बचा ली। कहीं जरा सी चूक हो जाती और स्टीयरिंग वाला हाथ बाएं की जगह दाएं मुड़ गया होता तो ट्रक और गाड़ी की टक्कर सबके प्राण ही ले लेती। ठाकुर की ओर स्नेह से देखते हुए मैंने कहा, मैं तो उस रात भर सो नहीं सकी। पता नहीं मन क्यों घबरा रहा था। सारी रात भगवान के मंदिर के सामने कमरे में टहलते टहलते बिता दी। सुबह कुरुवाला जी का फोन किया तो मिसेस कुरुविला ने बताया, साहब तो सारी रात जागते ही रहे। वह तो पहले ही नहीं चाहते थे कि कार से इतनी दूर का सफर, और वह भी रात भर चलकर, किया जाए। किंतु शीला, गॉड इज ग्रेट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। बात तो सही थी। प्रार्थना के सिवाय मैं कर भी क्या सकती थी। आस्था और विश्वास के बल पर ही समय काटना था। ठाकुर ने बताया, आगे की घटना तो और भी रोमांचक है। ट्रक वाले के मुंह से फूल बरस रहे थे। गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों चलाते हैं? चले आते हैं रात को शराब पीकर गाड़ी चलाने। अर्थात जो बात हम उसे कहते वे सब बातें वही दोहरा रहा था। आप लोगों को सुबह तक यहाँ से हिलने नहीं दूंगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। यह हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ था। चंद मिनटों में ही दोनों ओर से आने वाले ट्रकों की लाइन लग गई। भय, आशंका और एक अजीब सी असहायता की भावना, एक नपुंसक आक्रोश आगे की दूरी आंखों में कौंध गई। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की बिल्डिंग, वह फॉर्म, सर्च वारंट। कैसे हम पहुंचेंगे? कैसे कैसे? 100 किलो सोना सरकार के हाथों में आकर भी निकला जा रहा है। कैसी विडंबना है। तभी एक और डर मन में झांक गया। कहीं ये सब सर्च वारंट को कब्जे में करने की योजना तो नहीं है? गाड़ी में नजर डाली तो अटैची का कहीं पता नहीं था। क्या टकराव के दौरान कहीं गिर गई जिसमें सर्च वारंट था, या जब हम गाड़ी के बाहर थे उसी समय किसी ने मौका पाकर अटैची पार कर दी? कुछ भी हो सकता था। अरे गुरुजी भी नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ गए? तभी वे एक ओर से आते दिखाई दिए। वे स्थिति की गंभीरता को भाप गए थे और अटैची कहीं छिपा आए थे। केसवानी से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि मैं एक्सीडेंट के समय पूरी तरह सतर्क था।
मैंने साफ देखा था कि दूर निस्पंद खड़ा एक ट्रक गाड़ी को देखते ही अपनी जगह से सरका था और उसके साथ खड़ी जीप आगे बढ़ गई थी। इसलिए मैंने गाड़ी की गति बहुत धीमी कर दी थी। मन में सोचा भी, क्या यह एक सुनियोजित षड्यंत्र की भूमिका थी? क्या यह जीप वही जीप थी जो हमें रास्ते में मिली थी? केसवानी की बात सुनकर मैंने ईश्वर को बार बार याद किया और धन्यवाद दिया उस असीम संसार की शक्ति को, जिसके तहत मैंने ठाकुर को बार बार केसवानी को साथ ले जाने की बात कही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था कि ये गाड़ी तेज चलाएंगे और आगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने ठाकुर से आगे कैसे क्या हुआ पूछा तो उन्होंने बतलाया कि आपस में सलाह मशवरा करने के बाद ये तय हुआ कि जिस विषम स्थिति में हम फंस गए हैं उससे आसानी से छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि सारा माहौल उस बीहड़ जंगल में हमें रोके रखने का पहले से रचा गया षड्यंत्र नजर आ रहा था। और यदि हमने नाटकीय ढंग से काम नहीं लिया तो इंदौर पहुंचना तो दूर, शायद वापस बंबई भी नहीं पहुंच पाएंगे।